हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इन क्लासेज के बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच जाएं और वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। वे किसी भी प्रकार की राजस्थान की किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लासेस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इन क्लासेस का बेनिफिट्स आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज गणेश्वर सभ्यता के बारे में, तो गणेश्वर सभ्यता से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं या संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और हम संपूर्ण व्याख्या है गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड उसे आज की क्लास के देखते हैं कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो अपने आप को कम मत समझिए, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको सभी प्रकार की जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाई जा रही हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो अब हम बात करते हैं, सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता, जब हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि यह कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से ज़िले में स्थित है, इस बात के बारे में हमने चर्चा की थी। तो यही बात हम गणेश्वर सभ्यता के लिए बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो आती है नीम का थाना। कौन सा ज़िला आता है? नीम का थाना। पहले यह सीकर ज़िले में हुआ करती थी। गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर ज़िले में थी, क्योंकि नीम का थाना जो जगह थी वह सीकर ज़िले में आया करती थी। लेकिन अब जब हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति है वो चेंजेस हो गई है, राजस्थान में ज़िले हैं उनकी संख्या 50 हो गई है, जबकि संभाग हैं वो 10 हो गए हैं। तो आपको अगर नए ज़िले याद करने हैं बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आप बिल्कुल भी एक ट्रिक एक लाइन याद करते हैं उसके बाद में आप ज़िले हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। जो 19 ज़िले हैं वो नए बने हैं, उन्हें एक ही ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। उसके लिए इस चैनल पर आपको वीडियो अवेलेबल है, तो आप वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा। इसी चैनल पर अंशुल स्टडी पॉइंट में अवेलेबल है। तो नीम का थाना जिले में ये गणेश्वर सभ्यता है। अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, क्योंकि ये सभ्यताएं जो विकसित हुई हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। इस बात को मैं आपको कालीबंगा सभ्यता में भी बता चुका हूँ। तो हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो यह है कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी। हमें फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और एक ही क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जो बातें हैं, संपूर्ण जो व्याख्या है वो कवर कर लेनी है। यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस है ना रह जाए कि वो एग्ज़ाम पेपर में आए। यानी कि एग्ज़ाम पेपर में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चंस को इस क्लास के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस, चाहे वो आरपीएससी द्वारा ली जा रही है एग्ज़ाम हो या आरएसएस द्वारा ली जा रही है एग्ज़ाम हो, सभी में रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं। और पिछली एग्ज़ाम में गणेश्वर सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा आरएसएस और आरपीएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं, जिन्हें वह किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी कि प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं खोजकर्ता के बारे में या उत्खननकर्ता के बारे में, तो ये कुछ फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं आरपीएससी के। अब हम बात करते हैं आगे कि नीम का थाना हो गया जिला, और नदी कौन सी हो गई? कांतली नदी हो गई। अब हम बात करते हैं कि यह जो सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है या किस काल की मानी जाती है। तो यह समथिंग 3000 ईसा पूर्व से, कितना? 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य का काल इसके लिए माना जाता है। ईसा पूर्व के मध्य का काल।
हमें याद रखना है कि 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य का काल है, जबकि मैंने कालीबंगा सभ्यता में आपको बताया था वह सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब लाइन लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आरएसएसबी और आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है ये, कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, चाहे आरएसएसबी हो या आरपीएससी हो, उसका फेवरेट क्वेश्चन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आप लगा लीजिए साथ के साथ, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आप याद बिल्कुल एक मिनट फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इसके साथ ही एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है साथ में, क्या? बट हमें यहाँ बट लगा के और एक बात और लिख लेनी है, जिससे कि हमें क्या हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जब हम इस तरीके की, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस तो पढ़ते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। बट इसी के साथ में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि ताम्रवती नगरी, तो आप क्या क्वेश्चन आंसर होगा इसका? क्योंकि ताम्रवती नगरी है वो गणेश्वर सभ्यता को नहीं कहा जाता है, जबकि गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जबकि यहाँ हम बट लगाकर लिख देते हैं, जिससे कि आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसको फोकस करना है कि ताम्रवती नगरी है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम किसी भी टॉपिक पर जब चर्चा करते हैं तो उसके हम सारे जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम साथ के साथ याद करते हैं और हमें लिखते हुए चलना। एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंटेंट आपको फुल उपलब्ध होगा। ये कंटेंट क्या है? पूरा कंटेंट है, बट हमने क्या है, शॉर्ट रूप में लिखा है। इसे लाइन टू लाइन हम लिखने की बजाय हमने डायरेक्ट इसे गणेश्वर सभ्यता क्या हो गया, नीम का थाना जिला, कांतली नदी हो गई, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य का काल हो गया, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और हम बात करें ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको याद में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ये, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे आने वाली एग्जामों में भी आते रहेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम खोजकर्ता के बारे में, कि गणेश्वर सभ्यता की खोज है वह किस व्यक्ति ने की। तो हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की खोज के बारे में। तो हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की खोज के बारे में। यहाँ से हम देखते हैं खोज। तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है? गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? वो की गई है रतन चंद अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? रतन चंद अग्रवाल, जिसे कि आरसी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आरसी अग्रवाल, क्योंकि पेपर में ये भी आपको देखने को मिल सकता है। किस नाम से? आरसी अग्रवाल है, खोजकर्ता हैं गणेश्वर सभ्यता के। खोजकर्ता कौन हो गए? आरसी अग्रवाल, रतनचंद अग्रवाल। जबकि हम बात करें उत्खननकर्ता की बात करें, और रतनचंद अग्रवाल ने जो खोज की थी वो हमें सन भी याद में रखना है साथ के साथ। वो सन कितना है? 1972। कितना है? 1972। 1972 है यह सन हो जाता है जब रतनचंद अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अब हम बात करते हैं आगे उत्खननकर्ता की। तो हम उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता में भी जो नाम आता है वो आरसी अग्रवाल का ही आता है।
आरसी अग्रवाल का ही उत्खननकर्ता में नाम आता है और इन्होंने 1977 में उत्खनन का कार्य किया था। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ उत्खनन करता है और खोज करता है, दोनों सेम है। आरसी अग्रवाल आपको याद करने में आसानी होगी। बट अगर एग्जामिनर है वो और अंदर या पेपर का एक लेवल है वो इंक्रीज करने का अगर प्रयास करता है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खोजकर्ता और उत्खनन करता इसके सेम है रत्नचंद अग्रवाल। बट अगर एग्जामिनर है वो पेपर का लेवल है वो बढ़ाना चाहता है तो यहाँ से एक बात हमारे सामने आती है कि इसका विस्तृत उत्खनन का कार्य भी किया गया था। तो विस्तृत उत्खनन का कार्य है, हम बात कर रहे हैं विस्तृत उत्खनन का जो कार्य है, विस्तृत उत्खनन का जो कार्य है वो विजय कुमार द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? विजय कुमार के द्वारा। क्योंकि क्वेश्चंस में हाँ आपको फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी किसको देनी है? आरसी अग्रवाल को देनी है। बट अगर क्वेश्चन में डीपली आपसे पूछा जाता है कि विस्तृत उत्खनन का कार्य किसने किया, या साथ में ये क्वेश्चन आता है कि अब ये फोकस कीजिए लाइन पे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो आप गलती करते हो वो यही करते हो कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मान लो कि गणेश्वर सभ्यता की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल के साथ में किस व्यक्ति द्वारा की गई। क्वेश्चन आ जाता है कि गणेश्वर सभ्यता की जो उत्खनन का कार्य है वो रत्नचंद अग्रवाल के साथ में किस व्यक्ति ने किया, तो वहां आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने ये लाइन भी लिखाई है साथ में आपको कि विस्तृत उत्खनन का कार्य विजय कुमार ने किया था और इन्होंने किया था 1978-79 में। कौन सा? 1978-79 में इन्होंने क्या किया था? विजय कुमार ने विस्तृत उत्खनन का कार्य किया था। तो ये फैक्ट हैं, इन्हें हमें याद में रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कुछ यहाँ से अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ है वो क्या है कि मकान है। हम बात करें यहाँ क्या है, कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि ईंटों का प्रयोग ही नहीं किया गया है। क्या यहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक मात्र ऐसी सभ्यता है जहां ईंटों का कोई प्रयोग नहीं है, यानी कि जब इसकी उत्खनन का कार्य किया गया तो वहां से कोई ईंटों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो पत्थर से निर्मित यानी कि मकान भी पत्थर से बनाया करते थे। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि जो मकान है वो क्या थे? पत्थर से निर्मित थे, पत्थर से निर्मित थे मकान। तो ये सारी बातें हैं, इन्हें याद में रखना है, क्योंकि वहाँ एकमात्र ऐसी सभ्यता है ये जहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया गया था और मकान भी पत्थर से निर्मित थे। अब हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्या मिलते हैं? बांध बनाने की कला है, ये लोग जानते थे, यानी कि बांध बनाने के अवशेष प्राप्त होते हैं हमें। बांध बनाने के अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं इस सभ्यता के से। इस सभ्यता से हमें बांध बनाने के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो इस बात को शो करता है कि यहाँ के जो लोग बाग थे या मनुष्य जो थे वो बांध बनाने की कला में निपुण थे, वो बांध बनाना जानते थे। और हम बात करें ये बांध भी वही पत्थरों से बने हुए थे, यानी कि ईंटों का प्रयोग इस सभ्यता में बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो बांध बनाने की कला है यहाँ के लोग जानते थे। अब हम आगे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। और ये बांध है वो मनुष्य जाति को, वहाँ के लोग बाग है वो क्या करते थे, अपनी यानी कि बाढ़ से बचने के लिए ऐसा कार्य करते थे। बाढ़ आने की संभावना ना हो इसीलिए बांध बनाते थे और बांध भी पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ताम्रयुगीन जब सभ्यताओं की जननी कहा गया है तो इसी कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है, क्योंकि यहाँ से जो उपकरण भी प्राप्त हुए हैं वो तांबे के प्राप्त हुए हैं, यानी कि ताम्र उपकरण हैं वो हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। और जो भी तांबा है उसमें यानी कि 99% क्या है? प्योर तांबा है। शुद्ध तांबा कितना है? 99% उसमें शुद्ध तांबा है।
ताम्र आयुध, ताम्र उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से, और उसमें भी 99%। अब ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा और सटीक जो प्योर तांबा वो प्राप्त हुआ है वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है, और वो भी कितना, 99%। यानी कि 99% है वो प्योर तांबा है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ताम्र आयुध, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। कुछ फैक्ट हैं ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। हम बात करें यहाँ से एक कि मछली पकड़ने का कांटा क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के लोग बाग हैं वो मांसाहारी हुआ करते थे, तब ही तो वो मछली पकड़ने का कांटा है वो साथ में रखा करते थे, और मछलियां हैं वहाँ जो नदी है वहाँ से मछलियां पकड़ कर लाकर, और वो मांसाहारी थे। इसलिए क्या कर इस बात को शो हो रहा है क्योंकि मछली पकड़ने का कांटा है उस काल में जब आप खुदाई के दौरान जब मिला है तो इस बात को शो कर रहा है ये कि क्या है कि वहाँ के लोग बाग हैं वो मांसाहारी हुआ करते थे। और साथ में यहाँ हमें मिला है एक हारपून नामक हथियार, हारपून नामक हथियार। और ये हारपून नामक जो हथियार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हारपून नामक हथियार कि ये हारपून नामक जो हथियार है ये एक इस प्रकार का हथियार होता है जो कि बड़े जो जलीय जीव हैं उनको मारने के लिए काम आता है। तो इस बात से भी हमें शो हो रहा है कि वहाँ के लोग मांसाहारी होंगे, इसीलिए इस प्रकार के अवशेष हैं वहाँ हमें प्राप्त हुए हैं। तो मछली पकड़ने का कांटा है, हारपून नामक हथियार है, ये सब हमें प्राप्त हुए हैं। और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है कि गणेश्वर सभ्यता को हम बात करें, यहाँ हम लिखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका, कहें तो दूसरा नाम है कि पुरातत्व पुष्कर। पुरातत्व का क्या पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे आने वाले एग्जामों में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पुरातत्व का पुष्कर है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम माने, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते ही हैं। जब सभ्यताओं की हम बात करते हैं तो कुछ सभ्यताएं हैं जिनसे कि एग्जामिनर है, चाहे मैं RPSC की बात करूँ या RSSB की बात करूँ, तो क्वेश्चंस जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को उठाने का प्रयास करता है। तो हमने बात की है पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब कुछ एक वस्तु यहाँ से मिली है कि दोहरे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरे एक तो यहाँ से क्या हो गया 90% शुद्ध तांबा हो गया, और क्या है दोहरे पेचदार सिरे वाली, क्या दोहरे पेचदार सिरे वाली, दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन यहाँ से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि कई बार एग्जाम में आई हुई भी है, डायरेक्ट पूछी गई है कि दोहरे पेचदार सिरे वाली पिन जो ताम्र पिन है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ भी है कि दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई है। जो मैं स्टार बना रहा हूँ ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है, इन बातों को याद में रखना है। क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और वो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो हमें क्या है, इतिहास बदलना है, तो हमें मेहनत करनी होगी। तो इन बातों को याद में रखना होगा साथ के साथ। और हम बात करते हैं यहाँ से तांबे के बाण व तीर हैं वो भी प्राप्त हुए हैं, बाण व तीर हैं वो प्राप्त हुए हैं यहाँ से तांबे के। तो ये कुछ लाइन हैं वो हमें याद में रखनी है ओनली। यहाँ से कपिशवर्णी मृदभांड हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या है, कपिशवर्णी मृदभांड है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा है ये गणेश्वर सभ्यता के बारे में जो भी फैक्ट थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने सभी पर चर्चा की है।
हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन है वो इतना ज़रूरी होता है किसी भी फैक्ट को हमें याद करने के लिए, या अगर हम एक बार में अगर रिवीजन कर लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि जो इस चैनल का उद्देश्य है इस क्लास के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ जो पढ़ा है वो एज इट इज़ हमें क्या है याद हो जाना चाहिए, यानी कि हमें दोबारा एक बार बस रिवीजन करने की आवश्यकता हो, याद करने की नहीं। याद तो क्लास की क्लास में ही होना चाहिए। तो हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीमका थाना जिले में है, कांतली नदी के किनारे है। 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के मध्य का काल माना जाता है। और जो ये गणना की जाती है वो रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर की जाती है, रेडियो कार्बन विधि के आधार पर की जाती है। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है तो इसको भी आप लिख लीजिए, इस आधार पर रेडियो, इतना डीपली एग्जामिनर पूछता है तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो कार्बन विधि किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ? रेडियो कार्बन विधि है, उसका प्रयोग करके ही ये काल है वो पता लगाया जाता है। और इस जो विधि है ये साइंस से रिलेटेड विधि है, जिसमें कि कार्बन 14 है उसका उपयोग किया जाता है। बस हमें इतना ही याद रखना है कि रेडियो कार्बन विधि से इस काल का पता लगाया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रवती नगरी है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, जो कि उदयपुर में है। ये कहाँ है? उदयपुर में। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्लास में। मछली पकड़ने का कांटा है यहाँ से प्राप्त हुआ है। हारपून नामक हथियार प्राप्त हुआ है। दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखनी है। तांबे के तीर व बाण प्राप्त हुए हैं। कपिश्वर्णी मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट टू अगर लाइन आती है तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि पुरातत्व का पुष्कर है वो किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन डायरेक्ट आंसर क्या होगा? गणेश्वर सभ्यता को। हम बात करते हैं खोज की, तो खोज आरसी अग्रवाल द्वारा 1972 में की गई थी। और उत्खनन की हम बात करें तो उत्खनन है वो उत्खनन का कार्य भी आरसी अग्रवाल के द्वारा 1977 में किया गया था। जबकि हम विस्तृत उत्खनन की बात करें तो विजय कुमार द्वारा 1978-79 में किया गया। और हम आगे बात करते हैं, ईंटों का यहाँ प्रयोग बिल्कुल भी नहीं था। मकान भी पत्थर से निर्मित हुआ करते हैं, यानी कि पत्थरों का प्रयोग यहाँ के लोग बाग किया करते थे। बांध बनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इससे हमें पता चलता है कि लोग वहाँ के लोग हैं वो बांध बनाने में की कला में क्या थे? निपुण थे। हम बात करते हैं ताम्र आयुध, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें भी 99% क्या है? शुद्ध तांबा है, वो हमें यहाँ से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो ये सब बातें गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड थी। तो आपको क्लासेज है वो समझ में आई होंगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स से ही हम पढ़ते हैं तो हमें क्या है कि चीज़ें हैं वो याद होने लगती हैं, और हमें बस ओनली रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। याद हमें क्लास में साथ में करना है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास पर चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं वो इस हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो या मैथ के रिगार्डिंग किसी भी क्लास की बात हो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।